हरिओम हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का जैन योगा प्राथमिक कोर्स के तहत व्याख्यान क्रमांक 20 में मैं डॉक्टर रामरानी हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले के 2 व्याख्यानों में हमने चैप्टर 10 यानी केंद्र और उनकी यंत्र रचना की शुरुआत की थी। इससे पहले के व्याख्यान में हमने देखा ये जो केंद्र हैं वो इंद्रियों के जैसे होते हैं। जैसे जीभ के लिए, स्वाद के लिए जीभ होती है, और फिर सुगंध के लिए क्या होता है, नाक होता है, श्रवण के लिए कान होता है, त्वचा स्पर्श के लिए होती है। वैसे ही एस केंद्र क्या करता है, विसंकेतित करता है सेक्स आवेगों को। ई केंद्र क्या करता है, विसंकेतित करता है यानी डिकोड करता है भावना के आवेगों को। और आई केंद्र क्या करता है, बुद्धि के आवेगों को। और एम केंद्र क्या करता है, गति के आवेगों को यानी हालचाल की आवेगों को वो डिकोड करता है। यानी अलग अलग जो आवेग आते हैं उनको प्रॉपर केंद्रों पे भेजा जाता है डिकोड होने के लिए, जो कि केंद्र कहाँ पे सिचुएटेड है, मस्तिष्क के खंड 1 में सिचुएटेड है। खंड को 2 को भी ऐसा ही होता है, एक केंद्र होता है जो कि डिकोड करता है किसको, केमिकली यानी रासायनिक जो आवेग आते हैं, रूप से प्राप्त किए आवेग, उनको डिकोड करता है। खंड 3 के बाद एक होता है केंद्र जो कि डिकोड करता है किसको, सूर्य संबंधी, या तो जो ग्रहों से हमको आवेग आते हैं, हमारे ऊपर आते हैं, उनको डिकोड करता है। और खंड 4 क्या करता है, जो भी ब्रह्मांडीय आकाश गंगा से जो आवेग आते हैं उनको डिकोड करता है। हर एक विसंकेतन के परिणामी तीव्रता बढ़ती है, या तो वो लंबाई में बढ़ती है, ऊपर नीचे जाती है, या तो क्या करती है वो क्षितिज के समांतर या तो हॉरिजॉन्टल बढ़ती है या कम होती है। इस प्रकार से हमने देखा था। और अगर वो उसको एक माइनस से प्लस में जाना हो तो सिर्फ वर्टिकली जाएगी यानी एक ही केंद्र में, और अगर एक केंद्र से दूसरे केंद्र में जाना हो प्लस से प्लस में या प्लस से माइनस में, तो पहले हॉरिजॉन्टल जाएगी और फिर नीचे यहाँ ऊपर जाएगी। इसको भी हमने यहाँ पे देखा था। और फिर बताया था कि 4 कोशिकाएं होती है जब हमारा फर्टिलाइज ओवम निर्माण होता है। जब एक स्पर्म एक अंडे से जाके मिलता है तो पहली कोशिका बनती है, उससे फिर 4 कोशिकाएं बनती है। 4 कोशिकाओं में एक कोशिका क्या होती है, सेक्स कोशिका होती है। उससे जो निर्माण होता है वो सेक्स कोशिकाएं बन जाती है। इसलिए हमारे में एस केंद्र की मात्रा क्या है, ज़्यादा होती है। अब उसके बाद हमने देखा कि कैसे एक केंद्र दूसरे केंद्रों पर हावी होते हैं, उसके बारे में हमने देखा। तो ये देखा कि कैसे आई केंद्र कोई डिसीजन निकालता है, और अगर वो ई और एस केंद्र से नहीं पूछता है उसके बारे में, तो ई और एस केंद्र उसको क्या करते थे, रिवर्ट कर देते हैं, और वो उसको बोलते हैं ई और एस का आई के ऊपर क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंसान अब तक शासित किया गया किससे, ई और एस केंद्रों से। जब तक ये होते रहेगा मुक्त इच्छा इंसान कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब सामंजस्य निर्माण होगा तब हम क्या कर पाएंगे, IESM में जब सामंजस्य निर्माण होगा यानी आपस में लड़ाई नहीं होगी और एक दूसरे का डिसीजन को ऊपर वो हावी नहीं होंगे, डिसीजन को रिवर्ट नहीं करेंगे, तब क्या होगा कि हम मुक्त इच्छा का इस्तेमाल कर पाएंगे। जब कभी एक इंसान होशपूर्वक सीखता है, सही तरीके जो स्थायी रूप से बनाए रखता है इस सामंजस्य को, तो केंद्रों का आपस से क्या हो जाता है, सामंजस्य हो जाता है। आगे अगर कोई ज़्यादा देर तक समय तक रहता है एक खास केंद्र में, और अगर उसकी परिणामी तीव्रता इसलिए एक निश्चित विशेष पिच की होती है, तो उससे हमने देखा कि किस प्रकार से अगर कोई आई किसी का डोमिनेटिंग होता है या आई नेगेटिव होता है, ई और एस नेगेटिव होता है, तो उससे किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रोग निर्माण होते हैं, है ना। एस लंबे समय तक नेगेटिव रहा तो उससे क्या रोग होता है, ई और एस तक लंबे समय तक नेगेटिव हुआ तो उसका क्या होता है, आई नॉर्मल रहा लेकिन ई नेगेटिव रहा, थोड़ा नेगेटिव रहा तो क्या होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के रोग उससे निर्मित होते हैं क्योंकि उनका बैलेंस नहीं होता है। लेकिन एक जो व्यक्ति है जिसमें क्या है, आई डोमिनेटिंग है, आई बहुत ही उसका तीव्रता अच्छी है और वो बैलेंस कर रहा है ई और एस को, तो उससे क्या होगा, एक स्वस्थ मन और शरीर उससे निर्माण होता है, जो कि जैन योगा का उद्देश्य है। उसमें हमारा रेशियो अनुपात जो है वो बदल जाता है 2482 से 5221 तक। यहाँ तक हमने इसके पहले के व्याख्यान में देखा। अब आगे बढ़ते हैं। यद्यपि भले ही कुल संख्या समान हो सकती है, किसकी, ये जो तीव्रता की कुल संख्या समान हो सकती है, विभिन्न केंद्रों की तीव्रता के बीच का अंतर निर्णायक परिणामी तीव्रता में रंग दिया जाता है उस केंद्र से जिसके पास होती है सबसे ज्यादा तीव्रता, बिना परवाह किए परिणामी तीव्रता के कुल स्कोर की। अब बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आप। उदाहरण लेते हैं, आई केंद्र के पास है +2000, कोई डिसीजन कोई आवेग आया जिसको हमने डिकोड किया, उसके बाद है तीव्रता कितनी, +2000, और एस के पास है -6000। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, केंद्रों के परस्पर संबंध का परिणाम होता है क्या होना चाहिए कि -6000 है, वो +2000 है, ई को छोड़ो, ई नहीं है समझो, ई 0 है सपोज,
तो क्या होगा उसका, अगर आपस में केंद्र का मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6000 + 2000 यानी क्या होना चाहिए, -4000 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो ही बताएंगे यहाँ पे। यानी जो सामने वाला जो डोमिनेटिंग है ना, उसके रंग में दूसरे को रंग दिया जाता है। यानी वो माइनस है तो वो प्लस को भी माइनस कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? इसको कहते हैं रंग से डोमिनेट कर लेना, यानी अपने रंग में रंग लेना। यानी मैं नेगेटिव हूं ना, तो तेरे पॉजिटिव को भी क्या करूंगा, मैं नेगेटिव। तो जो 4000 होनी चाहिए वो 4000 नहीं होती है, वो क्या हो जाती है, -8000 हो जाती है, क्योंकि -6000 प्लस जो आय का जो +2000 था ना, उसको भी बेचारा कंपल्शन किया जाता है कि तू प्लस को क्या कर, माइनस में कन्वर्ट कर दे। अब अगर हमारे पास आय केंद्र है +2000 की ताकत के साथ, जो एक आदेश जारी करता है, जो कि एस केंद्र का शासित किया जाता है -6000 से, आय केंद्र को अपने स्कोर को -2000 में बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, +2000 के बदले। और परिणामी तीव्रता स्कोर इस प्रकार से होती है कितना, -8000, यानी -6000 प्लस -2000, क्योंकि वो उसको प्लस को माइनस कर दिया गया। इस प्रकार से वही बता रहे हैं कि वो रंग में रंग दिया जाता है। यानी जो बेचारा पहले से ही दबा हुआ था, उसको बोलते हैं तो अपनी प्लस को भी चेंज कर ले। इसलिए आय, इसलिए लंबे समय तक ऐसा हुआ तो क्या होता है, आय हमेशा फिर क्या हो जाता है, उसका स्वरूप ही नेगेटिव हो जाता है, फिर वो ट्राई ही नहीं करता है। समझ गए? क्योंकि हर टाइम उसको डोमिनेट किया जाता है, और उसको प्लस को क्या कर, आपको हर टाइम आपको कहा जाए, आप तो अंदर से अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपको हर टाइम कंपेल किया जाए कि आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसे ही करोगे, तो फिर आदमी छोड़ देगा ना। फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना आदमी कि मैं, जब मेरे को करने को मिलता ही नहीं है तो मैं करूँ ही क्यों, तो हमेशा के लिए वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। आय केंद्र ने यहाँ आदेश निकाला है, और जो एस केंद्र ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। हर एक विसंकेतन के बाद आने वाला विचार होता है शुद्ध मन ऊर्जा की अवस्था में, और इस प्रकार से होती है उसको परिणामी तीव्रता। जब भी एक कोडेड इंपल्स को डिकोड किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक शुद्ध मन ऊर्जा का विचार निकलता है, और उसको कुछ ना कुछ तीव्रता होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है। इस तरह से विशेष कार्यविधि होती है, जैसे कि जमा करना अथवा निकालना बैंक से जैसी की स्थिति होती है। यानी अगर वो प्लस हो गया तो बैंक में आपने क्या किया, जमा किया, और अगर वो नेगेटिव हो गया तो क्या किया, बैंक से आपने पैसा निकाल दिया। इस प्रकार से वो कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे निरंतर कार्यविधि, यानी ऑपरेशंस, जैसे निरंतर ऐसे ऑपरेशन होते गए, ऐसे कार्यविधि होते रहे, बचपन से ही निर्माण करता है बैंक खाता, जो कि हो सकता है प्लस, अथवा खाते में जमा से अधिक रकम निकालना, जिससे परिणाम स्वरूप अत्यधिक दिवालियापन हो जाता है। तो बचपन से ऐसे चलते आ रहा है हमको कि यहाँ तो प्लस होगी, क्योंकि वो अगर डोमिनेट नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, प्लस होगी, तो हमारे बैंक में क्या हो जाएगा, पैसा भरते जाएगा, यानी वो तीव्रता बल बढ़ते जाएगा। और अगर बचपन से ये आदत ऐसी है कि वो जो नेगेटिव वाला आपको हमेशा डोमिनेट करते रहेगा, तो बैंक तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खाली होते जाएगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, दिवालियापन, यानी आप बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका तीव्रता हमेशा नेगेटिव स्कोर में चल रही है। जब बैंक बैलेंस ज़्यादा माइनस होता है और परिणामी तीव्रता हर एक क्रिया की जो सांकेतिक आवेग से विसंकेतिक विचार बनाती है आगे जारी रहती है, मुख्य रूप से माइनस ही, तब ऐसा होता है कि आय केंद्र हमेशा के लिए शासित होता है ई और एस केंद्रों द्वारा। जैसे ये हमेशा होते रहा कि बचपन से ही ऐसे होते रहा है कि आय को ई और एस ने डोमिनेट कर लिया, तो फिर आय हमेशा उनके प्रति डोमिनेट, हमेशा वो करते रहेंगे, वो हमेशा नीचे चलता रहता है। ऐसा इंसान नकारात्मक बन जाता है, उसके व्यक्तित्व में उसके पास लगातार नकारात्मक यानी विसंकेतिक विचार होते हैं जो बनाते हैं उसकी नकारात्मक आदतें, और जल्दी ये परिवर्तित होता है नकारात्मक अथवा हानिकारक कार्रवाई में, क्योंकि नेगेटिव 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 इतना बार उसको विफलताएं मिलती है, तो बेचारा जो पॉजिटिव लेके निकला था 2000 की एनर्जी के साथ, वो अभी क्या हो गया, उसको डोमिनेट इतना बार किया गया कि वो अभी नेगेटिव में ही चलता रहता है। थोड़े समय के बाद आपराधिक प्रवृत्तियां साफ नजर आती हैं, और वो इंसान एक अनुभवी अपराधी हो सकता है। जो ऐसा बार बार विफल हो जाएगा ना, तो वो अपराधिक इंसान बन सकता है। एक औसत व्यक्ति विश्वास करता है उस अस्पष्ट शब्द इच्छा शक्ति में, और प्रयास करता है इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करके आंतरिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण लाने का। एक एवरेज आदमी क्या सोचता है कि मैं अगर अपना विल पावर यूज करूंगा ना, मेरे को भगवान ने शक्ति दी है, मैं ये जो डोमिनेशन होता है ना, ई और एस को थोड़ा नॉलेज मिल गया है ना कि बाबा ऐसा ऐसा होता है आपके अंदर, तो वो क्या सोचेगा कि मैं अपने विल पावर से देखता हूं कैसे करते हैं ये, मैं लड़ूंगा इनसे, किससे, ई और एस से, और मैं अपनी पूरा बल लगा दूंगा क्या, इनसे लड़ने का, और मैं इनको हरा के रखूंगा। ऐसा इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करेगा।
तो कभी वो जीत नहीं सकता है। सही तरीके की जानकारी न होने की वजह से वो सामना करता है हार और उदासी का। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो वो श्योर तरीका है आपको वापस नेगेटिव यानी हार मिलने का। आप ये जो खतरनाक केंद्र हैं उनको ज़बरदस्ती से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उनको प्यार से समझा के किया तो पॉसिबिलिटी है कि आपका आय केंद्र का जो डोमिनेशन है इन केंद्रों से वो शायद उससे मुक्त हो जाए। लेकिन आपने कहा कि हम ज़बरदस्ती इनको कंट्रोल करेंगे, हम तो अपनी चलाएंगे, देखते हैं क्या कर लेंगे ये लोग, है ना। ऐसा करोगे ना तो हमेशा और भी नीचे चले जाओगे। वो हिम्मत हार जाता है, फिर ईश्वर पे भरोसा भी और इंसान की अच्छाई में। वो नेगेटिव आदमी तो सोचते हैं डिप्रेस हो गया तो फिर क्या बोलता है, भाई भगवान तो ऐसा ही है, छोड़ो, भगवान के ऊपर मेरा भरोसा आज से उठ गया, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वो तो होता ही नहीं है। मेरे मन में जो मैंने विचार लाया कभी उसमें मैं सफल नहीं होता हूँ, तो फिर आदमी का पूजा करना फिर छोड़ देता है आदमी, बोला जाने दो, भगवान है ही नहीं शायद इधर, तो वो नेगेटिव में चला जाता है और फिर वो खुद को मानता है पीड़ित पक्ष और उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। यानी वो बोलता है कि मैं बहुत दिनों से पीड़ित हूँ, भगवान ने मेरे को बहुत पीड़ाएं दी है, भगवान तो मेरा सुनता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा वो क्या होता है, विफलताएं उसको मिलती है, क्योंकि हमेशा उसका आय जो सोचता है वो डोमिनेट हो जाता है ई और एस के माध्यम से। ये ऐसा ही है जैसे वो कोई एक झाड़ू का इस्तेमाल कर रहा हो, कितना मस्त बता रहे हैं, ये ऐसा ही है कि कोई झाड़ू का इस्तेमाल कर रहा हो एक घोर अंधकार भरे कमरे को साफ करने के लिए और उम्मीद करता हो कि वो रोशन हो जाएगा। अब अंधकार का कमरा है, उसमें आप झाड़ू लेके निकलोगे और बोलोगे मैं धूल साफ करूंगा तो शायद कमरे में क्या आ जाएगी, रोशनी। अरे जब लाइट इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं तो रोशनी कहाँ से आएगी, सिर्फ अंधेरे कमरे में आप झाड़ू लगाने से थोड़ी रोशनी आने वाली है। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, ज़बरदस्ती अपनी मुक्त इच्छा का इस्तेमाल करते हैं और हम सोचते हैं कि हम उनको हरा देंगे, जबकि वो संभव होता नहीं है। ऐसे प्रयास न सिर्फ निरर्थक होंगे, ऐसे प्रयास किसके, इच्छा शक्ति से इनको कंट्रोल करने के प्रयास न सिर्फ निरर्थक होंगे, भले ही वो चालू रखे जाएं अनंत काल तक, आप जन्मों जन्मों तक ऐसा कोशिश करो तो भी आप इनसे जीत नहीं पाओगे, लेकिन बेकार ही होंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं किया गया है और कभी संभव नहीं है। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके इन केंद्रों को हराना इम्पॉसिबल बात है, चाहे उसको आप अनंत काल तक करो, कभी उसमें जीत नहीं पाओगे। अपने मानसिक आयाम पैमाने को बढ़ाना इन केंद्रों का काम इच्छा शक्ति से या संकल्पों से, प्रस्तावों से, वो एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि अनंत काल के बाद भी आप उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए इंसान है जैसा वो है, सभ्यता से युगों के बाद भी, कितने युग बीत गए तो भी इंसान वैसे का वैसा ही रहता है जैसे वो था, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या था कि ई और एस पहले बहुत स्ट्रांग थे, थोड़ा आय बहुत वीक था, अब वो थोड़ा आय थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है आज के भी युग में कि वो ई और एस को हरा पाए ज़बरदस्ती से, है ना। इतना स्ट्रांग अभी तक वो नहीं हुआ है। तो इसलिए इंसान वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था, जब तक उसको ये ज्ञान न मिले तब तक ऐसा ही रहेगा, न अभी था, न है और न होगा, वैसे ही रहेगा वो। अगर हम जांच करें अंदर की ज़िंदगी ज़्यादातर लोगों की, हम देख पाएंगे कि हर एक मामले में भीतरी संघर्ष बहुत अच्छा था और हार व निरादर उतना ही ज़्यादा था। बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, वो बेचारे हाथ पैर हिलाते हैं, जूझते हैं कि हम लोग कैसे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और ये जो डोमिनेशन है उसको हम निकाल पाएँ, लेकिन फिर भी उनको जीत मिलती नहीं, क्योंकि उनको सही तरीके का ज्ञान नहीं है। फिर ऐसा आदमी कहता है क्या फ़ायदा, इतनी कोशिशें की, मैंने इतने प्रयास किए, फिर भी मैं हर दफ़ा क्या होता हूँ, विफल होता हूँ, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि सही तरीका क्या है, इसलिए बोलता है क्या फ़ायदा। और जो ये इंसान ऐसा शब्द जिसके मुंह से निकलता है ना, ये एक खतरनाक मानसिक स्थिति है। यानी अब वो लगता है लगभग हमेशा के लिए उसने क्या कर लिए, हार मान लिए, बस मुझे होने वाला नहीं, कंप्लीटली डिप्रेस्ड आदमी हो चुका है। इसे पता चलता है आत्मसमर्पण अथवा पूरा वर्चस्व आय केंद्र, यानी आय केंद्र पर अभी पूरा डोमिनेटिंग हो चुका है, क्योंकि आय केंद्र ने एकदम हाथ ऊपर कर दिए, अभी मैं कोशिश ही नहीं करूंगा, आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे आत्मसमर्पण के बाद आय केंद्र सहयोग करता है ई और एस केंद्र का बिना प्रतिरोध के। अभी तक तो वो सोच रहा था कि इनको मैं क्या करूंगा, हराने की कोशिश करूंगा इच्छा शक्ति से, जब इच्छा शक्ति भी फेल हो गई, अब पूरी तरह से डोमिनेट हो चुका है, अब वो क्या करता है, अब वो हाथ जोड़ता है इनको, किसको, जैसे ई और एस लेके जाएं मैं वैसे करने को तैयार हूँ। यानी मैं अपना दिमाग अभी चलाने वाला नहीं, बुद्धि मेरी गई खत्म, यानी जो अभी ई और एस केंद्र मुझे कराएंगे मैं वो काम अभी करूँगा। सौभाग्य से, अभी ध्यान देना,
ये ठहराया गया है भगवान अथवा प्रकृति द्वारा कि वे सभी जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है अपने आय केंद्र, ई केंद्र और एस केंद्रों को, उन्हें कई मौके मिलते हैं उस दौरान, जिसे कहा गया है ज्योतिषीय अवधि। अब डॉक्टर अक्षय शुक्ला बताते हैं, अपनी स्टोरी के बारे में बताते हैं कि वो इतने MBBS डॉक्टर और इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते थे थोड़ा सा स्कूल वूल चला, देखो MBBS करने के बाद भी छोटी सी स्कूल चलाते थे जिसमें लोगों को, बच्चों को सिखाते थे, और जब बच्चों को सिखा के आ गए और कुछ था ही नहीं उनके ज़िंदगी में, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बच्चों को ऐसे ही एक स्कूल खोल के रखा था जिसमें छोटे छोटे बच्चों को सिखाते थे, 2-4 हज़ार पगार मिलती थी, नौकरी करते थे, और बाकी दिन सारा दिन क्या करते थे, सारा दिन आके बैठे या तो टीवी देखा या मोबाइल पे बैठा, ऐसे इस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज होती रहती थी। अपने ज़िंदगी का उद्देश्य कुछ बचा ही नहीं था जब तक ज़ेन योगा उनके लाइफ में आई नहीं थी। यानी उन्होंने लगभग आय सेंटर को क्या किया था, सरेंडर कर दिया था ई और एस के माध्यम से, इसलिए सारा दिन इसमें उलझे रहते थे ये सब चीज़ें। लेकिन जैसे ही ज़ेन योगा आई तो उनको क्या मिला, वो तरीका मिला, तो उनके आय सेंटर का जो समर्पण यानी जो हावीपना था ई और एस का, उससे वो निकल आए। तो ऐसा मौका प्रकृति, यानी प्रकृति ने उनको मौका दिया, वो ज़ेन योगा के माध्यम से दिया अलग बात है, लेकिन अलग अलग लोगों को ऐसे मौके ज़िंदगी में मिलते हैं जब आपका जो आय सेंटर बिल्कुल डोमिनेट हो चुका था ई और एस के माध्यम से, उसका डोमिनेशन थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, निकल जाता है, और आय सेंटर इस समय पे चाहे तो बाहर आ सकता है और अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस आ सकता है, यानी डिप्रेशन से वो पूरी तरह से वापस निकल सकता है। उसको कहते हैं ज्योतिषीय अवधि। अब वो कैसे होता है बताएंगे आगे जाके। जब क्षण भर के लिए मंगल व सूर्य, मुझे कुछ ज्योतिषी ज्ञान नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, जो बता रहे हैं डॉक्टर सहर जी, मंगल व सूर्य की स्थिति के कारण उस इंसान के संबंध में जो धरती पर है, यानी वो इंसान धरती पर है लेकिन उसका मंगल और जो सूर्य है उसकी ऐसी स्थिति बनी है कि उस स्थिति के दौरान ये जो स्थिति अवधि ऐसी बनती है कि सडनली उसका आय सेंटर का जो डोमिनेशन था ई और एस का आय के ऊपर, वो क्या हो जाता है, आय केंद्र बंद कर देता है ई व एस केंद्रों का हावी होना, यानी जो हावी था वो मुक्त हो जाता है उनके चुंगल से। टेम्पररी, परमानेंट नहीं, उसको समझेगा नहीं, उसका फायदा नहीं उठाएगा तो फिर से वही ई और एस डोमिनेट करेंगे, लेकिन टेम्पररी ऐसा मौका हर एक की जिंदगी में आता है। लेकिन क्या होता है बताएंगे आगे। ऐसी कालावधि हालांकि छोटी अवधि की होती है, इंसान की ज़िंदगी में कई बार आती है। कई बार हम लोग बहुत ही निराश हो जाते हैं, फिर सडनली कुछ ना कुछ ऐसा आशा की किरण आती है ना लाइफ में, जिससे हम लोग वापस निकल सकते हैं उस दलदल में जिसमें हम क्या करते हैं, खुद को फंसा देते हैं। तो ऐसा मौका मिलता है। ये एक प्रकार का ब्याज है जो प्रकृति की बैंक भरती है इंसान के सभी जमा खातों में। जैसे मोदी जी भरते हैं सबके खातों में, चलो जनधन योजना सबके अकाउंट में पहुंच गए 1000 रुपये, यानी वो ब्याज, यानी वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं लोगों को, पीड़ित लोगों को। तो इस प्रकार से प्रकृति भी सबके बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ ब्याज डालती है। जैसे हम लोग का जो नेगेटिव बैलेंस था ना, वो थोड़ा सा क्या करे, ऊपर उठ सके, और हमारा जो आय इतना नेगेटिव हो गया था ना, उसको ऊपर उठने का मौका मिले। ऐसी कालावधि मेल खाती है मंगल व सूर्य की कुछ स्थितियों से, लेकिन ये प्रकृति का काम है जो सौभाग्य से आय केंद्र को सभी इंसानों में वापस सामान्य कर देती है। ये प्रकृति का खेल है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम डेवलप हों, वो नहीं चाहती है कि हम लोग नीचे जाएं। क्योंकि आपको तो बताया है ना कि अल्टीमेटली पूरी प्रजाति जाके 5221 पे पहुंचने वाली है, क्योंकि प्रकृति का स्पाइरल गति से हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आत्मविकसित प्राणी होते जा रहे हैं। तो प्रकृति चाहती है कि सब लोग प्राणी क्या करें, विकास करें, कोई नीचे न जाए, इसलिए वो बीच बीच में क्या करती है, मदद करती है। ऐसी कालावधि हालांकि बहुत ही कम अवधि की होती है और सही तरीकों के अभाव में रोकता है इंसान को ऐसे सुअवसरों का पूरा इस्तेमाल करने से, और वो पीछे गिर जाता है अपमानित अवस्था में। बहुत ही छोटी कालावधि होती है, इसलिए सही तरीकों का ज्ञान न होने की वजह से उसको हम लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते हैं कि प्रकृति ने हमें मौका दिया है कि हम अपने आय केंद्र को डोमिनेशन से क्या कर रहे हैं, बाहर निकालें, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं होती है, इसलिए हम उसका फायदा उठा नहीं सकते हैं और जैसे थे वैसे ही रहते हैं मौका देखकर। लेकिन इसे समझने में असमर्थ होने की वजह से ऐसा इंसान खुद को निराश महसूस करता है, बस तब जब वो सुधार करने की शुरुआत कर रहा होता है। वो सुधार करने की शुरुआत कर ही होता है, लेकिन उसको पता नहीं कि ये मौका मुझे मिला है, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाता है। बहुत सारे लोग नए संकल्प बनाते हैं केवल फिर से असफल होने के लिए। संकल्प तो बना लेते हैं ऐसी अवधि में, चलो ऐसा मिला है, थोड़ा सा डोमिनेशन कम हुआ, आय केंद्र थोड़ा काम करने लगा, फिर से संकल्प बनाएंगे, नहीं हम करेंगे, लेकिन फिर से वही इच्छा शक्ति का इस्तेमाल, फिर से वही फेल्यूर, तो फिर से वो वापस फेल हो जाते हैं। अगर उस कालावधि के दौरान, ध्यान से सुनना, आय केंद्र खोज पाता है साधनों उपाय, सही तरीके,
हावी न रहने के इंसान बहुत जल्दी प्रगति कर सकता है सभी तरीकों। उस समय पे अगर आपको ऐसा ज़ेन योगा जैसा किताब या ऐसा जो सही ज्ञान है उस समय अगर इंसान को मिल जाए, ऐसा साधन उपाय जिसको अगर वो अपना के क्या कर सकता है, परमानेंटली उस डोमिनेशन से क्या निकल आ सकता है। लेकिन सभी को नहीं मिलता है, सभी आशीष शुक्ला जैसे लकी नहीं है, या सभी हमारे जैसे लकी नहीं कि हमको ये मिला है। तो कभी गलती से आपको आय केंद्र डोमिनेट हो जाए और डिप्रेशन में आप चले जाएं तो ये आपको आधार बनेगा उससे आपको बाहर निकालने में। ऐसे मौके हर एक को दिए जाते हैं और उसका सरल कारण है कि प्रकृति चाहती है कि इंसान विकास करे जिससे उसे आवश्यकता से अधिक मदद करने की जरूरत न पड़े। तो बेचारी हर टाइम में कितना बार प्रकृति मदद करेगी, तो वो तो चाहती है कि इंसान ऐसा जो डिप्रेस है वो निकले उसमें से, जैसे मुझे बार बार जाके उसको मदद करने की आवश्यकता न पड़े। तरीके जो इस किताब में बताए गए हैं वो दिखाएगा कैसे इंसान सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है ऐसे मौकों को जो प्रकृति उसे देती है। तो तरीके यहाँ पे जो बताए गए हैं अगर उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो फिर हम लोग उससे आराम से बिना किसी तकलीफ के निकल आ सकते हैं और परमानेंटली हमारा आय केंद्र इन केंद्रों से डोमिनेट नहीं रहेगा। भाग्यवश आय केंद्र के वापसी के चक्र के दौरान इंसान क्षण भर के लिए स्वतंत्र हो जाता है और उसका मन स्पष्ट होता है, लेकिन सही तरीकों को न जानने की वजह से ऐसे शरणों को वो पंजीकृत करता है सिर्फ प्रायश्चित के क्षण। यानी वो आ तो जाता है बाहर, लेकिन उसको लगता है कि मैंने इतने पाप किए, देखो मैंने इतना बार सोचा कुछ नहीं कर पाया, मैंने ऐसे पाप किए वैसे पाप किए, तो उस प्रायश्चित में ही वो सारा समय क्या कर देता है, गुजार देता है और जो मौका मिला है वो उसको गंवा देता है। हमने पहले ही देखा है कि हर केंद्र की तीव्रता होती है, जैसे बताया था, यानी गति और कंपन हर एक आने वाले आंकेतिक आवेग से विसंकेतिक विचार तक होती है। संक्षेप में फिर से दोहराते हैं, देखो किस प्रकार से बताते हैं कि हर एक केंद्र को क्या होती है, गति और तीव्रता होती है। इसको बोलते हैं गति और कंपन होता है जो क्या निर्माण करता है, तीव्रता। गति और कंपन क्या निर्माण करेंगे, आपका तीव्रता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि IESM में कितनी मैक्सिमम कितनी मिनिमम तीव्रता हो सकती है और उसका एवरेज क्या हो सकता है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है और उनका एवरेज क्या हो सकता है, वो यहाँ पे हमको बता रहे हैं। तो एम केंद्र की मैक्सिमम तीव्रता क्या हो सकती है भाई, +2000। न्यूनतम 0 तो है ही नहीं, जैसे आपको बताया, यानी माइनस तो है ही नहीं, तो उसमें एवरेज क्या होगी उसकी, +750 है। क्या है, +750 एवरेज है एम केंद्र की। आय की क्या है, और एवरेज कितना है 1000। उच्चतम क्या हो सकती है, +2000, या फिर अगर नेगेटिव हो गई तो -2000। एवरेज +1000 है। ई केंद्र की तीव्रता हो सकती है एवरेज +2000, हाईएस्ट गई तो +4000 और नेगेटिव गई तो -4000। एस की क्या हो सकती है, +4000 एवरेज और -8000 न्यूनतम और मैक्सिमम क्या हो सकती है, +8000। इसका अभी इसको चार्ट को इलाबोरेट करेंगे, इसका महत्व क्या है वो आपको समझाएंगे इस चार्ट के माध्यम से, इसलिए वो रिपीट कर रहे हैं। आपको लगेगा कि ये रिपीट क्यों हो रहा है बार बार, लेकिन इसका रिपीट करने का एक कारण है कि इस चार्ट को अभी प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि एवरेज तीव्रता क्या है, कि कौन सी एक्टिविटी आपकी ऊर्जा को बिल्कुल खत्म कर देती है, वो इस चार्ट से समझेगा। आपको क्या बताएंगे यहाँ पे, इससे हम बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्षों पे पहुंच सकते हैं। क्या, कि थकावट, उत्साह अथवा प्रेरणा हम अनुभव कर सकते हैं, साथ ही साथ उचित या अनुचित भौतिक ऊर्जा के उपयोग एम केंद्र के द्वारा। उचित उपयोग किया तो उत्साह मिलेगा और अनुचित उपयोग किया एम केंद्र की ऊर्जा का तो क्या मिलेगा आपको, थकावट, या तो थकावट मिलेगी। और उत्साह और प्रेरणा मिल सकता है अगर उचित उपयोग किया, लेकिन वो कौन सी, ये भौतिक ऊर्जा है। इस शारीरिक ऊर्जा का प्रॉपर उपयोग किया तो उत्साह और क्या मिलेगा आपको, प्रेरणा मिलेगी। और भौतिक ऊर्जा का आपने बरोबर उपयोग नहीं किया तो क्या मिलेगा आपको, थकावट मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की शारीरिक हालचाल होती है वो कम से कम थकाने वाली होती है। क्योंकि क्या है, एवरेज जो तीव्रता है ना उसकी, किसकी, एम केंद्र की, वो कम है, 750 है, और वो माइनस में तो है ही नहीं। इसलिए जो हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं ना ज़्यादा, वो ज़्यादा थकाने वाली नहीं होती है। वो जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं, बौद्धिक लेवल की एक्टिविटी, भावनात्मक लेवल की एक्टिविटी या सेक्स एक्टिविटी, वो क्या होती है, ज़्यादा थकाने वाली होती है, क्योंकि एवरेज इंटेंसिटी उनकी ज़्यादा है और माइनस भी उनकी
ज़्यादा है, जो कि एम में एवरेज भी कम है और माइनस भी क्या है उसमें है ही नहीं। इसलिए शारीरिक लेवल की जो भी एक्टिविटीज करते हैं ना वो कम थकाने वाली होती हैं बौद्धिक, इमोशनल और एस केंद्र की एक्टिविटीज के कंपैरिजन में। कहीं ज़्यादा थकावट, उत्साह और प्रेरणा हम अनुभव कर सकते हैं उचित या अनुचित मानसिक ऊर्जा के उपयोग के आय केंद्र द्वारा। जैसे कि औसत ज़्यादा है और नकारात्मक अभिव्यक्ति भी, संभावना भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा थकाने वाली होती है एम केंद्र के मुकाबले अथवा विशुद्ध रूप से भौतिक ऊर्जा के मुकाबले। जो इंटेलिजेंट एनर्जी का हम लोग खर्चा करते हैं, यानी सारा दिन जो हम लोग बहाव में बहते हैं, आई सेंटर का लीकेज बताया था क्या होता है, जब हम किसी को सोच रहे हैं किसी विषय पर और हमारा मन बह जाता है, तो भले ही हम एक जगह पे बैठे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये जो होगी ना वो ज़्यादा थकाने वाली होगी कंपेयर टू जो एम केंद्र की फिजिकल एक्सरसाइज से हम लोग थकते हैं, उससे ज़्यादा थकते हैं हम लोग आई केंद्र के लीकेजेस से। अब दुगनी थकावट और उत्साह हम अनुभव कर सकते हैं उचित व अनुचित उपयोग के भावनात्मक ऊर्जा ई केंद्र द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप अभिव्यक्ति या दमन होता है भावनाओं का। जब भी हम किसी भावनाओं को अभिव्यक्त यानी सामने प्रोड्यूस करते हैं या उसको जबरदस्ती अंदर दबाते हैं, उस समय पे जो हमारा ऊर्जा का खर्चा होता है ना वो और ज़्यादा तकलीफदायक होता है, उससे हमें ज़्यादा थकावट महसूस होती है। भावनाओं में सारा दिन आदमी बहेगा, नेगेटिव इमोशंस में बहेगा, तो वो ज़्यादा थकाएगा कंपेयर टू एम और आई के मुकाबले, यानी उससे डबल होता है। और 4 गुना, आखिरकार 4 गुना आई केंद्र और 2 गुना ई केंद्र के मुकाबले थकावट व उत्साह हम अनुभव कर सकते हैं उचित या अनुचित उपयोग के सेक्स ऊर्जा एस केंद्र द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप अभिव्यक्ति अथवा दमन होता है जैविक तीव्र इच्छाओं का। यानी जो सेक्सुअल अर्जिस, बायोलॉजिकल सेक्सुअल अर्जिस, अंदर से आपको तो आ रही है सेक्स करने की इच्छा, लेकिन क्या कर रहे हो आप, उसको जबरदस्ती दबा रहे हो, तो उससे आपका उत्साह और प्रेरणा बहुत कम हो जाएगी और आपको ज़्यादा थकावट होगी। या तो उसको दबा रहे हो या तो फिर उसको क्या करते हो, अभिव्यक्त करते हो, यानी ज़्यादा ही उसका क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो सेक्स का, तो आप उसमें क्या करोगे, ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा थक जाओगे एज कंपेयर टू आई अपना एम केंद्र, और डबल ई के मुकाबले और आई के मुकाबले क्या करोगे, 4 गुना ज़्यादा आप थक जाओगे। केंद्रों के काम करने का ढंग इस प्रकार से होता है, जो केंद्रों के सही काम करने का ढंग किस प्रकार से होना चाहिए, या तो सही या गलत कैसा होता है, उसके बारे में अभी बताएंगे यहाँ पे। जब कभी सांकेतिक आवेग प्राप्त किया जाता है आय केंद्र द्वारा और आदेश देने से पहले अथवा विसंकेतिक विचार, उसे संपर्क करना चाहिए ई केंद्र को और इसे प्रेरित करके उभारनी चाहिए उपयुक्त भावनाएं, और बाद में ई केंद्र की औसतन तीव्रता के साथ संपर्क करें एस केंद्र को। ये सही तरीका होता है कि जो ही कोई भी कोडेड इम्पल्स आया आय के पास, उसने उसको डिकोड किया, तो उसने क्या करना चाहिए, इमीडिएटली संपर्क करना चाहिए किसको, ई को, और फिर हो सकता है आई और ई कॉम्बिनेशन में जाके संपर्क करे किसको, एस को। अगर जरूरत पड़े तो कार्यविधि के में अथवा यूं ही निकाले संयुक्त आदेश अथवा निर्णय जो बिना किसी ज़्यादा सवाल किए शरीर फिर करता है सभी जरूरी हालचाल उसे अंजाम देने के लिए। अगर उसको लगता है कि भाई आई को लगता है कि ई मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो वो आई और ई कॉम्बिनेशन का हमारा क्या है, पावरफुल है, तो जरूरी नहीं कि वो एस के पास जाए, लेकिन जरूरत लगे तो एस का भी सपोर्ट ले, क्योंकि क्या है, एस सपोर्ट करने के लिए आराम से सपोर्ट करेगा, क्योंकि एस किसका दोस्त है भाई, दोस्ताना बहुत लंबा है ना। तो अगर उसको देखता है कि आई को एस ई सपोर्ट कर रहा है तो एस ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन अगर लगता है कि जरूरत नहीं कि इसको बार बार तकलीफ क्यों दे, तो आई और ई मिला के भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट डिसीजन ले सकते हैं, जो कि पारित किया जा सकता है, जो कि एस उसका विरोध भले ही सपोर्ट ना करे लेकिन एटलीस्ट माइनस नहीं रहेगा। तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी वो ऑपरेशन हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे होगा, क्योंकि ई का सपोर्ट उसको मिल गया। और फिर उसके बाद क्या है, आई और ई जाएंगे किसके पास, एम के पास। एम देखेगा कि आई और ई का क्या है, पलड़ा बारी है, तो वो उसके हिसाब से आपको वो क्रिया करने को प्रोत्साहित करेगा। आय केंद्र को महसूस करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी नहीं भूलना चाहिए। ये शिक्षा है हमारे लिए कि हमारा इंटेलिजेंस जो हम बहुत समझते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है हम लोग, और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आय केंद्र को लगता है कि मैं बहुत कल बताया था ना, सबसे पावरफुल सेंटर कौन सा है, आय केंद्र है हमारे में। तो उसको क्या लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मेरी सब चल सकती है, तो इसलिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड है ना उसको बदलना चाहिए। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि आय केंद्र को महसूस करना चाहिए
और कभी नहीं भूलना चाहिए कि जटिल संचालन एक आदमी का काम नहीं है भाई। यहाँ पे बेचारे दूसरे भी लोग बैठे हैं, उनसे आप सलाह ही नहीं लोगे। एक संस्था चला रहे हो और प्रेसिडेंट बोलेगा जो मैं कहूँ वो होगा, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, और मारो गोली इनको कुछ नहीं देखेंगे। या दूसरे जो पदाधिकारी हैं उनको तो पूछना पड़ेगा ना। उनको आपने निगलेक्ट किया और खुद का कुछ डिसीजन चलाने लगा तो वो लोग तो टांग खींचने के लिए बैठे ही हैं, बोलेंगे तू करके तो दिखा, तू करके तो दिखा तेरा काम, हम तेरे को करने होने ही नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से, इसी तरह से आय केंद्र अगर ऐसा सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा, तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही जटिल चीज़ है जो एक आदमी का काम नहीं है। यहाँ पे दूसरों के साथ अगर सलाह लोगे, उनका सहयोग मिलेगा, तो जैसे आप चाहोगे वैसे होगा। जिस क्षण आय केंद्र संपर्क करता है एस केंद्र से, जिस आदेश को निकालना है उसके बारे में संपर्क करके उसका परस्पर सहमत होकर उस केंद्र के साथ एस केंद्र देता है औपचारिक स्वीकृति, क्योंकि ई केंद्र गहरा मित्र है एस केंद्र। जैसे ही अगर आपने डायरेक्ट भी एस को कंपेयर किया ना, आय ने ई को नहीं किया, एस को किया, तो एस को भी संपर्क किया ना, तो ऑटोमेटिकली वो सहमति देगा, क्योंकि भाई चलो मेरा मित्र है एस, ई भी है, तो ई भी बोलेगा मेरा मित्र एस है, उसने सब हाँ बोल दिया, उसने हामी भर दी तो हम भी बोलेंगे। कुछ लोग किसके चेले होते हैं, है ना, कुछ लोग रहते हैं ना, सर अध्यक्ष का या तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उसका चेला है सेक्रेटरी, तो अगर बोला अध्यक्ष ने वाइस प्रेसिडेंट को अपने साथ ले लिया, तो सेक्रेटरी बोलता है मैं तो उसका चेला ही हूँ, चलो मैं भी जुड़ जाता हूँ। तो इस प्रकार से वो अपने आप फिर जुड़ जाता है। और एम केंद्र तो बैठा ही है, अगर सबका डिसीजन साथ में तो वो उसके हिसाब से कराएगा। इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि आय केंद्र ये एहसास करे कि सभी आदेशों को निकालने से पहले उसे संयुक्त रूप से पारित किया जाना चाहिए अथवा स्वीकार किया जाना चाहिए दूसरों से। बस ये दिमाग में डालें कि ये बात एक बार डाल दी ना मेरे दिमाग में कि हमें कोई भी डिसीजन घाई में नहीं लेना है। बस आय सेंटर्ड को क्या होती है तकलीफ कि वो बस सोच लेता है ना ये तो काम सही है, मुझे करना ही चाहिए, तो फिर वो तुरंत क्या करता है, डिसीजन चालू करता है और भेज देता है, और एम केंद्र के बाद भेज देता है और कभी ध्यान देता ही नहीं है। तो इसलिए बेचारे को हमेशा डिफीट सहन करनी पड़ती है। तो घाई न करें। मैं आश्रम की बात बता रहा हूँ, जैनों का आश्रम का प्लॉट लेना था तो 1 महीना दिमाग में मन में विचार रखा था मैंने, है ना, मैडम को बताया नहीं था, है ना, मैडम को बताया नहीं था, क्योंकि मैडम पहले से ही बोले एक आश्रम बनाया, दूसरा आश्रम बनाओगे अभी। तो मन में विचार तो 8 जुलाई को किताब मिला और जुलाई एंड तक ही विचार आ चुका था कि मुझे लेना है, और आश्रम का वो प्लॉट भी दिमाग में आ गया था, यही प्लॉट पे बनाना है क्योंकि आश्रम के सामने। लेकिन खरीदा कभी अगस्त एंड में खरीदा, 1 महीना उसको खाली अपने पे रखना, और फिर धीरे धीरे क्या किया, ई केंद्र यानी मैडम, है ना, उनका सहमति धीरे धीरे आया, उसको एक बार लेके आया ऐसे ही आश्रम दिखाने को, आश्रम में आई थी, उसको देखा ऐसा प्लॉट है, ये सामने वाला प्लॉट कोई बेचना चाहता है, इसमें ऐसा होगा, अरे अच्छा प्लॉट है, मिल जाएगा तो खरीद ले क्या उसको। तो उसने हाँ मिलेगा तो जरूर खरीदना चाहिए, इतना मस्त प्लॉट है, बेस्ट ओपन है, बढ़िया हो जाएगा। तो फिर उसका जब वो एक बार उसका सहमति मिली, तो जब प्लॉट लिया तो कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई विरोध नहीं हुआ, यानी जो आय ने सोचा था वो बरोबर से डिसीजन हमको सपोर्ट मिल गया, क्योंकि क्या उसका ई का सपोर्ट ले लिया। एस तो फिर तो बोलेगा ना कुछ है ही नहीं, झंझट ही नहीं है इसमें, एस ने तो सपोर्ट ऐसे ही दे दिया। तो इस प्रकार से हमने आश्रम, जो कि ऐसा नहीं हुआ था कभी पहले आश्रम के प्लॉट में, उसमें ज़बरदस्ती आय ने ले लिया था, तो बहुत विरोध सहना पड़ा था मुझे, लेकिन यहाँ पे कोई विरोध, लेकिन तब जैनयोगा नहीं थी 2011 में, 2018 में जैनयोगा आ चुकी थी। तो ये तरीका मालूम पड़ा तो उसको प्रैक्टिकली अभ्यास किया और प्रैक्टिकली अप्लाई किया, तो और आप भी कर पाओगे। आप हर एक चीज़ में देखोगे कि अगर आपने थोड़ा सा धैर्य रखा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सोचा, प्लस माइनस को सोच के, तर्क वितर्क को सोच के, और फिर ई केंद्र को, इमोशंस को आपके जगह आपके, तो फिर कोई चीज़ में आपको तकलीफ नहीं होगी। जैसे माखीजा ने देखो इमोशंस को जगाया, पहले करता था मोबाइल का काम, फिर आया किसमें, ट्रैवल एजेंसी में, फिर आया अभी डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये क्या है, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने सब केंद्रों को एकत्रित करके उसकी सहमति ली है, इसलिए उसके काम में कोई भी अड़थड़ा यानी रुकावटें नहीं आती, क्योंकि यही सही तरीका है। सही तरीका का ज्ञान इसको बिना जैनयोगा के मालूम पड़ गया सही तरीका, हमको जैनयोगा के बाद में मालूम पड़ा है। एक बार आय केंद्र ऐसी आदत बना देता है, ई और एस केंद्र हमेशा पूछेंगे। अगर आपने आय केंद्र ने हमेशा ऐसा आदत बना ली ना कि जब भी उसको कोई डिसीजन लेना हो ना, ई और एस के बाद मैं जाऊंगा, अगर वो ऐसी आदत बना लेगा ना, तो ई और एस केंद्र क्या करेंगे, हमेशा पूछेंगे आय केंद्र से कि वो कैसे कार्य करें। आप बोलो जैसे आका हम करेंगे, वो बैठे रहेंगे, उत्सुक रहेंगे कि आय केंद्र जो डिसीजन निकालेगा ना, हम उसको मानने को तैयार हैं, क्योंकि वो तैयार, क्योंकि उनसे उनको इज्जत मिली ना,
जब आप किसी को इज्जत देते हो तो सामने वाला भी आपको इज्जत देगा, इसलिए वो तैयार हो जाते हैं और वैरी नहीं बनेंगे। जो नॉर्मली वैरी थे और हमेशा उसके ऊपर डोमिनेट करते थे, अब क्या किया, क्योंकि वो उनसे सलाह ले रहा है तो उनका वैर भावना कम से उनकी नष्ट हो जाती है ना। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः, ये बताया पतंजलि मुनि ने। अहिंसा का परिणाम, अहिंसा एक यम है ना, यम नियम बोलते हैं ना हम लोग। तो अहिंसा का जो पालन करता है पूरी तरह से उसकी वैर भावना क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, अहिंसा, हिंसा का काम ही नहीं किया। आय केंद्र बेचारा अहिंसक नमूने से ई और एस से सलाह लेता है, तो इसकी अहिंसा का पालन किया तो उनकी वैर भावना जो थी क्या हो गई, वो नष्ट हो गई। और वो पहले बोलो मेरे आका हम आपके लिए क्या करें, और ऐसा होगा तो लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी, उसका कोई वही नहीं है, लिमिटेशन ही नहीं है। मुसीबत यह है कि आय केंद्र सबसे वरिष्ठ निर्देशक होने की वजह से वो सोचता है कि ये जरूरी नहीं है कि दूसरों से सलाह लेनी चाहिए आदेश निकालने से पहले। प्रॉब्लम वही है, जैसे पता है ना आपको, वरिष्ठ है ना, वो सीनियर मोस्ट है और बुद्धिमान है, बुद्धिमान नाम ही बुद्धिमान, इंटेलिजेंस सेंटर, तो वो खुद को इंटेलिजेंट समझता है। वो समझता है कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं किससे सलाह क्यों लूँ, अपना वो अहंकार घमंड, तो उसके कारण वो हमेशा हार खाता है। इस रवैये पर, यानी जो ये रवैया है, जो एटीट्यूड है उसका, ये कि मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं तो सबसे सीनियर मोस्ट हूँ, इस रवैये पर जोरदार नाराजगी जताई जाती है दूसरे केंद्रों और उनके निदेशकों द्वारा। इसलिए वो मिलकर काम करते हैं और एक समूह बनाते हैं जो विरोध करता है आय केंद्र के सभी निर्णयों का सिद्धांत के रूप में। यानी एक थियरी बना लेते हैं उनकी, भाई थियरी बन जाती है कि तू हमें वो नहीं देता ना, भाव नहीं देता ना, तो हम तेरा कोई भी तू डिसीजन निकाल, हम उसका क्या करेंगे, विरोध कर। भले तू अच्छा हो, वो डिसीजन अच्छा हो या बुरा, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, बस सिद्धांत हमारे मिलते नहीं है ना, हमारा एक दूसरे से विचार मिलते नहीं है, तू हमें सलाह नहीं लेगा तो हम तेरे डिसीजन को क्या करेंगे, हमेशा उल्टा कर देंगे। चलिए जांचते हैं सामान्य रूप से क्या होता है और थोड़ी देखभाल के साथ क्या हो सकता है हमारे मस्तिष्क के अंदर। अब एग्जाम्पल के साथ फिर बताएंगे कि कैसे हो, नॉर्मली क्या होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी हमने देखभाल की, थोड़ा सा इनका थोड़ा ध्यान रखा, कि इनका इन ई और एस का थोड़ा ख्याल रखा, तो क्या हो सकता है हमारे मस्तिष्क के अंदर। आय केंद्र जब उसकी तीव्रता होती है 1000 या 1500 प्लस इकाइयाँ, सीधा आदेश निकाला सकता है, यानी बिना दूसरे केंद्रों की सलाह। उसके बाद है अपना पॉजिटिव प्लस 1000 है या तो प्लस 1500 है या प्लस 2000 भी हो, तो वो चाहे तो अपना डिसीजन, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव है, उत्साह और एनर्जी पॉजिटिव है, उसके पास परिणामी तीव्रता है, तो वो निकाल सकता है बिना किसी दूसरों की सलाह लिए। उसी समय जब ये आदेश पहुंचता है एम केंद्र में, जैसे कि उसे पहुंचना चाहिए हर एक आदेश निकालते समय, ई और एस केंद्र निकालते हैं संयुक्त जवाबी आदेश। अब उनका सलाह नहीं लिया तो उन्हें निकाल दिया डिसीजन, आदेश ले लिया, उसने बस सोच लिया प्लस 1500 के साथ, वो लगा कि मेरे पास 1500 तो है, तो डायरेक्टली उसने क्या किया, आदेश भेज दिया एम के पास, चलो इसको पूरा करो, अब जो मैंने सोचा है उसको करो। तो उसी टाइम पे वो ई और एस तो देखने बैठे हैं, वो संयुक्त आदेश निकालते हैं, ज्वाइंट आदेश। क्या, एक का -2000 है, एक का माइनस, यानी ई -2000 है और एस -4000 है, इज इक्वल टू -6000, और वो बेचारा बैठा है किस पे, +15। वो समझता है मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। आगे क्या होता है, परिणामी -600 कम 1500 क्या हो जाता है, -4500। ये प्रबल होती है तीव्रता, और एम केंद्र केवल अंजाम देता है इस विपरीत आदेश को, क्योंकि उन्होंने विपरीत आदेश निकाला जिसकी तीव्रता ज्यादा है, -6000 है, तो वो एम केंद्र तो उसको फॉलो करेगा। इस एक कार्यविधि का परिणामी तीव्रता -4500 नहीं होती है, बल्कि जो +1500 था उसको क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। उलटने आदेश उल्टा किया गया ना, इसलिए उसको भी अपना प्लस को माइनस करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, और टोटल होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जो कि -4500 होनी चाहिए थी, लेकिन अब हो जाती है -7500, इतना नेगेटिव में चली जाती है। जस्ट एक छोटी सी मिस्टेक की आय ने, कि उसने क्या नहीं की, सलाह नहीं ली, और वो पूरा सा जो हमारी एनर्जी कैसे लॉस हो जाती है, किस प्रकार से हम अपनी ऊर्जा को ऐसे ही, इसलिए हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, खत्म होते जाता है। ऐसे अननेसेसरी फालतू घमंड के कारण आय केंद्र के कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, वो डिसीजन लेता है और उसको हमेशा नेगेटिव ई और एस उसको उल्टा कर देते हैं। अगर आय केंद्र ने आदेश निकालने से पहले सलाह ली होती ई केंद्र की और बाद में उसके साथ हाथ मिलाया होता, यानी स्वीकार थी, यानी वो क्या करता था,
1500 आवर्तन, अथवा जो ई का है क्या तीव्रता समझो 2000 है, अभी बताया ना 2000 है, तो प्लस 1500 वो नॉर्मली नेगेटिव था -2000, लेकिन अभी उसने क्या किया, उससे क्या किया, सलाह भी ली और उससे कहा कि मुझे सपोर्ट करो। तो ये बोलता है चलो मांगते हो तो क्यों नहीं करेंगे, हम तो बैठे ही हैं, तो मांगने आते नहीं हो तुम, हम क्या करें, आए हो तो जरूर सपोर्ट देंगे। चलो ई ने बोला मैं तुमको सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं, तो उसने 2000 उसको जोड़ दिया, तो हो गया कितना, प्लस 3500। अगर उनकी जोड़ी मिलकर अब संपर्क करती है एस केंद्र को, क्योंकि आय को अब एस ई मिल गया है और ई उसका दोस्त है एस का, तो अकेला जाता है तो शायद एस नहीं मानता था, लेकिन अभी ई के साथ जा रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो एस के पास जाते हैं। तो क्या करता है, आदेश निकालने से पहले अगर वो एस के पास जाते हैं और अगर एस केंद्र इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो 3500 प्लस एस का था प्लस 4000, क्योंकि पहले नेगेटिव था, अभी क्योंकि वो स्वीकृति देता है इसलिए प्लस 4000, यानी टोटल हो गई प्लस 7500 आवर्तन होगी परिणामी तीव्रता एक क्रियाविधि। यानी एक ऑपरेशन के लिए एक आपको जो डिसीजन लेना था उसके लिए या तो -7500 भी हो सकता था अगर वो अनुचित तरीके से करता था आय केंद्र, यानी उनको नई सलाह लेता था और वही सलाह लिया तो वो बन गया प्लस 7500। ये संतोषजनक आदेश होगा कम से कम आंतरिक टकराव के, और इस तरह से खुशी में परिणत होगा। यानी खुशी क्यों होगी, क्योंकि जो हमने सोचा था वो हम कर पाए तो खुशी, और अगर जो हमने सोचा था वो अगर नहीं हुआ तो दुख। तो अल्टीमेटली तो आय केंद्र का ही झंझट था ये, इसलिए कहते हैं कि आय केंद्र को हमेशा ई और एस से सलाह लेनी चाहिए। यही होता है सही तरीका, है ना, प्रॉपर वे ऑफ कोडिंग एंड डीकोडिंग, है ना, वो अगर किया जाए तो हमारे सारे डिसीजंस में हम हमेशा पास रहेंगे और हमेशा हम खुश रहेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा केंद्र जो है ना, उनकी जो लड़ाई होती है उनमें सामंजस्य निर्माण होगा, उसमें वैर भावना लड़ाई नहीं होगी, और जितना ज़्यादा देर तक ये केंद्र सामंजस्य में होंगे उतना ही हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम अपनी शक्ति को अंदर क्या करेंगे, संचय कर पाएंगे। हर टाइम आपकी अगर परिणामी तीव्रता पॉजिटिव रहे तो ये आपको ऐड होते जाएगा ना, आपके बैंक बैलेंस बढ़ते जाएगा, और यही तो जब बढ़ेगा और बन जाएगा क्या, एक जेड योगा यूनिट। यही है ये तीव्रता जो बता रहे हैं ना, कंपन वगैरह जो भी तीव्रता की इंटेंसिटी है, प्लस 7500 आपने बचा लिया, एक ऑपरेशन में आपने कितना बचा दिया, प्लस 7500। ऐसे अगर रोज 100 ऑपरेशन ऐसे होते गए तो कितनी तीव्रता का इकट्ठा करते जाएंगे, और यही जब तीव्रता बन जाएगी 1 जेड योगा यूनिट, जिसका कल मैं आपको बताऊंगा, अगले व्याख्यान में बताऊंगा 1 जेड योगा यूनिट यानी कितने होते हैं, ये कितने होने चाहिए, यूनिट्स कितने होने चाहिए, जो हम लोग 7500 बोल रहे हैं ना, वो कितने यूनिट्स यानी 1 जेड योगा यूनिट, इतने जमा करोगे तब जाके कुंडलिनी जागृत होगी, और उसमें जब और 1 योगा यूनिट ऐड करोगे यानी 2 जेड योगा यूनिट होगा, तब जाके हम सीसीएस पे पहुंचेंगे। तो सीसीएस पहुंचने का मार्ग यही है कि हम देखें कि हमारा आय केंद्र हमेशा दोस्ती रखे ई और एस को, उसको निगलेक्ट ना करें। बस हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, उनको निगलेक्ट करेंगे तो नुकसान में जाएंगे, उनको अगर सकारात्मक रहेंगे, उनसे सलाह लेंगे तो हमको वो सपोर्ट देंगे और हम सब कुछ कर पाएंगे। यानी अपनी मुक्त इच्छा का इस्तेमाल हम कर पाएंगे हर एक क्रिया के लिए, हर एक जो भी हमको एक्शन करना है उसके लिए अगर हम लोग मुक्त इच्छा इस्तेमाल कर पाएँ तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। यानी दिन भर कितना हम लोग काम एंड कूल रहेंगे, ऐसा ही होता है, ऋषि मुनियों के लाइफ में ऐसा ही होता है। वो अपने आप को इतना संतुष्ट और काम और कूल क्यों रख पाते हैं, क्योंकि उनका कभी भी आय केंद्र का विरोध ई और एस से होता नहीं है, इसलिए वो कर पाते हैं। तो हम भी ऐसे बन सकते हैं। भगवान ने हमको वैसी क्षमता दी है, क्षमता तो दी है लेकिन उसका ज्ञान न होने की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्षमता भी है और अभी ज्ञान भी मिल रहा है, इसके बाद भी अगर हम नहीं कर पाते हैं तो ये तो प्रमाद हो जाएगा, ये तो जानबूझकर सोच समझकर की वाली होने वाली चूक है। तो इसलिए जो भी हमको यहाँ पे जो प्रक्रियाएं बताएंगे, जो भी हमको जो प्रैक्टिकल अभ्यास के तरीके बताएंगे डॉक्टर सैयद जी, उससे हमें पालना है, बाकी चिंता छोड़ देनी है। और वही मैं देख रहा हूँ 2 सालों से कि कैसे हर एक चीज़ जो सोची जाती है वो हो रही है। उसका तो लाइव एग्जाम्पल है, जो आश्रम बन रहा है जैन योगा आश्रम, ये हमारा खेल नहीं है। ये कोरोना का आना और आश्रम का न खुलना और उसके लिए इतना समय देना, ये सब प्रकृति का खेल है। क्योंकि हमारी आय क्या है, पॉजिटिव है, तो उसके ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपको वो प्रकृति
उसको मदद करती है। जैसे बताया ना, वो आए नेगेटिव को भी क्या करती है, पॉजिटिव करने की कोशिश करती है प्रकृति, क्योंकि उसको तो सबको क्या करना है, ऊपर जाना है, लेके जाना है, सबको लेके जाना है प्रगति के रास्ते पर। तो अगर आप पहले से ही पॉजिटिव हो तो उसको और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अगर आपकी सोच बरोबर हो। इसलिए सोच बरोबर रखें और हमेशा दबे हुए रहें। भले आय के अंदर थोड़ा हाथ जोड़ के हमेशा माफ़ी मांगे, बाबा तो हमको माफ़ करो या हमको सपोर्ट करो, और कोई भी डिसीजन घाई में न लें। यही काम करना है तो हम लोग बहुत ही ज़िंदगी आसानी से जी पाएंगे। हरि ओम।